वेलकम टू एवरीबडी। मैं बिजनेस फॉस्टर्स में मेरे जो मेहमान हैं रोहित जफ़र साहब आज हमारे बीच आए हैं। मैं उनसे कुछ उनके एक्सपीरियंस और उनके जो भी काम रहे हैं उस सिलसिले में मैं उनसे कुछ बात करना चाहता हूँ। उनका जो एक्सपीरियंस रहा है, जो उनकी फील्ड रही है वो ऑयल एंड गैस रही है। तो मैं चाहूँगा कि आज के सिनेरियो को देखते हुए मेरा उनसे सवाल ये होगा कि ऑयल एंड गैस जो है के सेक्टर में हम कितना सेल्फ डिपेंडेंट हैं और इसकी आगे क्या आप देखते हैं कि क्या स्कोप है इसका। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि एक टाइम था जब हमारा पेट्रोल या डीज़ल पे बहुत ज़्यादा फोकस रहता था, लेकिन अब हमारा ट्रेंड थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आज के सिनेरियो में इस सेक्टर में हमें क्या स्कोप नज़र आ रहा है। देखिए, हमने देखा है लास्ट कपल ऑफ ईयर्स से कि ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री लगातार डाउन जा रही है। ऑयल प्राइसेस काफ़ी ग्लोबली हमने देखा है, क्रूड ऑयल प्राइसेस काफ़ी कम हुए हैं रिलेटिवली। बीच में पूरी तरह से क्रैश भी हो गए थे जब ऑयल प्राइसेस ऑलमोस्ट ज़ीरो तक आ गए थे, क्रूड ऑयल प्राइसेस। ठीक है। और क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी पे काफ़ी फोकस चल रहा है ग्लोबल वार्मिंग वगैरह के इश्यूज़ की वजह से और ओवरऑल एनवायरमेंटल इश्यूज़ की वजह से हम सारी कंट्रीज़ आजकल फोकस कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जीज़ पे, और इसीलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे, ईवीज़ पे बहुत फोकस हो रहा है। तो ये ट्रेंड हम देख रहे हैं कंटिन्यूसली लास्ट 2-3 ईयर्स से कि ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री कहीं काफ़ी हद तक निगलेक्ट हो गई है उसमें। लेकिन अभी हम रिसेंटली हमने देखना शुरू किया कि इन रेगुलेशंस की वजह से ऑयल एंड गैस की शॉर्टेज काफ़ी कंट्रीज़ में रिसेंटली आई। जैसे गैस शॉर्टेज जो है रिसेंटली पूरे थ्रू आउट द यूरोप गैस शॉर्टेजेस होने लग गई। इंडिया में कोल्स की शॉर्टेज होने लग गई क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी पे पूरा फोकस था और जो सप्लाई एंड डिमांड चेन थी वो कहीं ना कहीं लैग कर गई, जिसकी वजह से एक मार्केट शॉर्टेज होने लग गई। दूसरा, यूएस शेल ऑयल लास्ट 5-6 ईयर से बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा था, लेकिन रिसेंटली लास्ट ईयर यूएस रेगुलेशंस ने ये डिक्लेयर कर दिया कि अब न्यू ड्रिलिंग एक्टिविटीज़ नहीं होंगी। इन सब का इफेक्ट ओवरऑल क्या हुआ कि ऑयल प्राइसेस जितने क्रैश होने थे हो गए, लेकिन अब कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं क्योंकि डिमांड उतनी की उतनी है। अभी कोई भी रिन्यूएबल एनर्जीज़ और ईवीज़ अभी मार्केट में इतनी ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं हुई हैं कि उससे कन्वेंशनल फ्यूल पे कोई असर पड़े। इस वक्त भी ईवी का मार्केट जो है वो इस वक्त टोटल मार्केट का 1% भी नहीं है अभी रिसेंटली। तो अब हुआ क्या उससे कि एक सप्लाई जो है वो कम हो गई, आपकी न्यू ड्रिलिंग एक्टिविटीज़ कम हो गई और डिमांड जो है वो वहीं की वहीं बनी रही। दूसरा, जो कोविड की वजह से जो टेम्पोरेरी डिमांड कम हुई थी वो धीरे धीरे वापस शूट अप करने लग गई, वापस बढ़ने लग गई। उसकी वजह से क्या हुआ कि ऑयल प्राइसेस फिर दोबारा से ग्लोबली इंक्रीज होने लग गए। अब रिसेंटली क्रूड ऑयल प्राइसेस ऑलमोस्ट $90 पर बैरल पे को टच कर रहे हैं। राइट। तो अब हुआ क्या कि अब गल्फ कंट्रीज़ जो कि प्राइमरीली ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं, उन्होंने न्यू कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करने शुरू कर दिए ड्रिलिंग एक्टिविटीज़ के, क्योंकि अब जहां यूएस शेल ऑयल भी अवेलेबल नहीं है मार्केट में। दूसरा, रशियन ऑयल पे बहुत बुरा असर पड़ा है क्योंकि रशिया और यूक्रेन के बीच में टेंशन चल रही हैं। उन्होंने तकरीबन 1 लाख ट्रूप्स अपने बॉर्डर पे मूव कर दिए हैं। ये वॉर सिचुएशन जब भी होती है तो वॉर सिचुएशन से क्रूड ऑयल प्राइसेस और शूट करते हैं क्योंकि एकदम से डिमांड बढ़ जाती है। वॉर में एकदम से शूट अप हो जाती है ऑयल डिमांड। तो उसकी वजह से, और क्योंकि रशिया एक मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है और मेजर ऑयल एक्सपोर्टर है वर्ल्ड का, तो सप्लाई चेन पे कहीं ना कहीं बुरा असर पड़ सकता है। इस फियर को देखते हुए ऑयल प्राइसेस और शूट अप कर रहे हैं।
और गल्फ़ कंट्रीज़ के सामने इस वक्त बहुत अच्छा मौका है कि वो इससे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सकें। और उन्होंने रिसेंटली बहुत बड़े बड़े नए ड्रिलिंग कॉन्ट्रैक्ट्स अवार्ड किए हैं जो कि मल्टी बिलियन डॉलर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जिसमें एडनॉक के काफ़ी मल्टी बिलियन डॉलर्स के कॉन्ट्रैक्ट हैं। इसके अलावा कतर ऑयल के, कतर पेट्रोलियम के काफ़ी मल्टी बिलियन डॉलर्स के ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स उन्होंने अवार्ड किए हैं। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो नई जनरेशन है जिसको ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के बारे में ज़्यादा नहीं पता है, और क्योंकि बीच में 3-4 साल का लैग आ गया, ऑयल इंडस्ट्री डाउन चल रही थी, उसकी वजह से कोई ऑयल कैरियर्स की तरफ देख नहीं रहा था, तो एकदम से जब मार्केट में डिमांड आनी शुरू हुई है, और रिसेंटली मैं देख रहा हूँ, लास्ट 2-3 डेज से ही देख रहा हूँ मैं कि एकदम से ये नए कॉन्ट्रैक्ट्स जो अवार्ड हुए हैं उसकी वजह से बहुत सारी वैकेंसीज नई खुली हैं, नई जनरेट हुई हैं, जो कि पहले नहीं थी, जो कि लास्ट 2 ईयर से हम देख रहे थे बिल्कुल निल थी, मार्केट में वैकेंसीज थी ही नहीं। लेकिन अभी रिसेंटली लास्ट 2-3 डेज से ही मैं ये ट्रेंड देख रहा हूँ कि एकदम से बहुत सारी ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज़ की वैकेंसीज निकलनी शुरू हुई। तो अब इस गैप को कैसे फिल किया जाए, ये क्वेश्चन उठता है। जाहिर सी बात है। एक्चुअली इंजीनियरिंग में एक कहना चाहिए एक ब्रांच होती है ऑयल एंड केमिकल इंडस्ट्री, केमिकल इंजीनियरिंग। तो जैसा आपने भी बताया कि ऑयल एंड गैस का एक टाइम था, कुछ अभी 1-2 साल पहले काफ़ी कुछ डाउनफॉल हुआ, लेकिन अब फिर धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो इसका मतलब मैं ये समझूं कि जो इस ब्रांच के जो स्टूडेंट्स है या यूथ है उसके लिए एक ऑप्शन है, एक ब्राइटनेस है उसके लिए कि वो आगे जो है कुछ उसको वैकेंसीज निकलेंगी और उनको एब्जॉर्ब किया जा सकता है। देखिए, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री बहुत वास्ट है, बहुत बड़ी है। इस इंजीनियरिंग की स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस हैं केमिकल इंजीनियरिंग और पेट्रोलियम इंजीनियरिंग। ये ब्रांचेस हर कॉलेज में अवेलेबल नहीं होती हैं, बहुत लिमिटेड कॉलेज ही इन ब्रांचेस को अवेल करवा पाते हैं। लेकिन ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री अपने आप में बहुत बड़ी है, और जो डिमांड पेट्रोलियम इंजीनियर और केमिकल इंजीनियर्स की है वो सिर्फ प्रोसेस डिज़ाइन से रिलेटेड है, वो सारी सब कुछ कवर नहीं करती है। जबकि आप देखें ओवरऑल, मैं खुद मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और मैंने तकरीबन 11 साल ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में निकाले हैं, और सबसे ज़्यादा जो डिमांड ट्रेंड मैंने देखा है, सबसे ज़्यादा इंजीनियर्स का डिमांड ट्रेंड जो देखा है वो मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए है, पेट्रोलियम इंजीनियर्स के लिए नहीं है या केमिकल इंजीनियर्स के लिए नहीं है। और उसमें उसकी वजह ये है कि मैकेनिकल इंजीनियर्स आपकी पाइप रिगिंग से लेकर ड्रिलिंग एक्टिविटीज़ से लेकर ट्रांसपोर्टेशन और आपका जितना भी प्रोसेस इक्विपमेंट है उनका डिज़ाइन, और उसके बाद स्टैटिक इक्विपमेंट डिज़ाइन, रोटेटिंग इक्विपमेंट डिज़ाइन, बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं जिसमें मैकेनिकल इंजीनियर्स हर जगह फिट होते हैं। इसके अलावा सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियर्स तक ये लिमिटेड नहीं है, स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स, सिविल इंजीनियर्स जो हैं वो पूरा का पूरा उसका स्ट्रक्चर वगैरह, स्टील स्ट्रक्चर्स वगैरह डिज़ाइन करते हैं, फाउंडेशंस वगैरह रेडी करते हैं। तो बहुत सारी ईपीसी कंपनीज़ में सिविल इंजीनियर्स की बहुत डिमांड रहती है, मैकेनिकल इंजीनियर्स की बेइंतहा डिमांड रहती है, और उसकी फील्ड्स अनलिमिटेड हैं, जिस पे मैं और ज़्यादा डिटेल में जाऊंगा नेक्स्ट सेमिनार्स में, जिसमें हम शो करेंगे कि कौन कौन सी ब्रांचेस एज ए मैकेनिकल इंजीनियर या एज ए सिविल इंजीनियर आप ले सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की बहुत डिमांड रहती है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बिना तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, हर जगह आपको इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट करनी है। तो इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन हर जगह वैलिडेट रहता है, तो हर जगह आपकी कोर ब्रांचेस जो हैं सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रहती है। इसका मतलब ये है कि जो ऑयल गैस जो इंडस्ट्रीज़ हैं, पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज़ हैं, उसमें
सिर्फ ये केमिकल इंजीनियर्स या पेट्रोलियम ऑयल एंड पेट्रोलियम इंजीनियर्स से कहीं ज़्यादा रिक्वायरमेंट जो होती है वो दूसरे ब्रांचेस, वो कन्वेंशनल ब्रांचेस की होती है, कन्वेंशनल ब्रांचेस की, क्योंकि पेट्रोलियम और या केमिकल इंजीनियर सिर्फ एक बड़े लेवल पर एक प्रोसेस डिज़ाइन करता है, एक प्रोसेस डिज़ाइन करता है। एक प्रोसेस डिज़ाइन के बाद उसकी जब डिटेल डिज़ाइन होती है तो डिटेल डिज़ाइन वो मैकेनिकल इंजीनियर्स करते हैं या स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स करते हैं। जब फ्रेम डिज़ाइन होता है तो वो स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स करते हैं। जब वेसल डिज़ाइन होती है तो वो प्रेशर वेसल जो डिज़ाइन करता है वो एक मैकेनिकल इंजीनियर डिज़ाइन करता है। या एक इक्विपमेंट डिज़ाइन करना है, रोटेटिंग पंप डिज़ाइन करना है उसको, या एक प्रेशर वेसल डिज़ाइन करनी है, या एक सेपरेटर ऑयल एंड गैस सेपरेटर डिज़ाइन करना है, तो उसको प्रोसेस इंजीनियर या केमिकल इंजीनियर डिज़ाइन नहीं करता, उसको एक मैकेनिकल इंजीनियर डिज़ाइन करता है। मैं आपसे एक चीज़ ये पूछना चाहूँगा कि जो ऑयल एंड गैस है, जो इसे नॉर्मली फॉसिल फ्यूल भी कहते हैं, तो ये डे बाय डे तो रिड्यूस होते चले जा रहे हैं, क्योंकि ये नेचुरल गिफ्ट है, नेचर ने दिया है हमें, बिल्कुल, और इसे ह्यूमन बीइंग जो है वो क्रिएट नहीं कर रहा है, बिल्कुल नेचुरल ने इसको क्रिएट किया है, इसका एक कंजम्पशन हो रहा है, इसका कंजम्पशन हो रहा है, तो डे बाय डे ये डिप्लीट होंगे, हाँ डिप्लीट होते चले जा रहे हैं। बिल्कुल। तो इसकी जगह पे हमारे पास अदर सोर्स क्या है एनर्जी का? क्योंकि अब जैसे इलेक्ट्रिकल की जो बात की, ईवी की बात की, तो इलेक्ट्रिकल भी हमारा कहीं ना कहीं किसी इसी टाइप के, चाहे वो कोल से चलता हो, चाहे वो इवन वो थर्मल से हो, चाहे वो हाइड्रो से हो, चाहे वो गैस टरबाइन से चलाए जाते हो, कहीं ना कहीं तो हमें फॉसिल फ्यूल की ही ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल, ये सही बात हम उसको फिर किस तरीके से मतलब हम कहाँ कैसे उसको करेंगे जो हमारे एनर्जी सोर्सेज कम होते जा रहे हैं? देखिए, एनर्जी सोर्सेज डेफिनेटली डिप्लीट होते जा रहे हैं, ये बात सही है, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज टोटल जो हमारे रिजर्वायर्स हैं, जो हमारे फॉसिल फ्यूल रिजर्वायर्स जो आपने कहा, फॉसिल फ्यूल रिजर्वायर्स में आपके गैस रिजर्वायर्स भी आते हैं, आपके कोल रिजर्वायर्स भी आते हैं, और आपके क्रूड ऑयल के रिजर्वायर्स भी आते हैं। ये सारे रिजर्वायर्स जो हैं ये अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग कंडीशंस में अवेलेबल है अंडरग्राउंड, और इनकी क्वांटिटी जो है बहुत ज़्यादा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो चीज़ आपको सबसे आसान लगती है वो आप सबसे पहले यूज़ करते हैं। तो क्या होता है कि जो हमारे पास 20 साल पहले टेक्नोलॉजी थी क्रूड ऑयल को निकालने की, उसने सबसे आसान जो क्रूड ऑयल था अवेलेबल, जो सबसे इजीली निकल सकता था रिजर्वायर से, जो सबसे इजीली एक्सेसिबल रिजर्वायर्स थे, या जो सबसे जिसमें सबसे ज़्यादा इजी पोटेंशियल था, ज़्यादा टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं थी, वो हमने ऑयल पहले निकालना शुरू कर दिया। वो ऑयल अभी ख़त्म नहीं हुआ है, वो ऑयल अभी भी अगले 100-150 साल के लिए अवेलेबल है करंट कंजम्पशन के हिसाब से। लेकिन इसके अलावा जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हुआ है उसकी वजह से जो रिजर्वायर्स पहले हम एक्सप्लोर नहीं कर सकते थे, या जिनसे हम पोटेंशियल क्रूड ऑयल कॉमर्शियली अवेल नहीं करा सकते थे, एक जो क्रूड ऑयल के मार्केट रेट हैं उससे कम में हमें क्रूड ऑयल चाहिए ताकि हम उसे मार्केट में बेच सकें, तो वो टेक्नोलॉजी हमारे पास पहले नहीं थी, या थी भी तो बहुत एक्सपेंसिव थी, और वो टेक्नोलॉजी इजीली अवेलेबल हो गई है, वो टेक्नोलॉजी और बहुत ज़्यादा यूज़ होने लग गई है। तो वो उस टेक्नोलॉजी की मदद से हम क्रूड ऑयल और ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं, या हम कन्वेंशनल फॉसिल फ्यूल्स को ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं उन रिजर्वायर्स को टारगेट करके जो रिजर्वायर्स अनटच्ड हैं बिल्कुल अभी, और उसमें मेजॉरिटी ऑफ क्रूड जो रिजर्वायर्स हैं, जैसे यूएस शेल ऑयल है आपका, कनाडा के पास इस वर्ल्ड के सबसे बड़े ऑयल रिजर्वायर्स हैं जो कि पूरी तरह से अनएक्सप्लोर्ड हैं, जिसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे पा रहा। उसकी वजह यह है कि उसको निकालना टेक्नोलॉजिकली अभी भी चैलेंजिंग है। तो ऐसा नहीं है कि फ्यूल ऑयल फॉसिल फ्यूल्स ख़त्म हो गए या ख़त्म होने वाले हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी जैसे जैसे एडवांस होती जाएगी हमें नए रिजर्वायर्स मिलते जाएंगे, हमें नए उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग का जो इफेक्ट है और दूसरे इफेक्ट जो हैं उसकी वजह से हमने रिन्यूएबल एनर्जी भी काफ़ी डेवलप कर ली है इन पैरेलल। तो ये सब ग्लोबल सिनेरियो है। लेकिन अब अगर शॉर्ट टर्म देखा जाए तो अभी नए लोगों के लिए काफ़ी कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं कन्वेंशनल ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में।
इसके अलावा बहुत से इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में, उसको मोर एफिशिएंट बनाने के लिए डिजिटाइजेशंस की वजह से उसको ज़्यादा एफिशिएंट बनाया जा सकता है। तो वो उस पर अब काम हो रहा है और उसको हम आने वाले सेमिनार्स में कवर करेंगे कि हम कौन कौन से कन्वेंशनल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स उस फील्ड को टारगेट कर सकते हैं और कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजी जैसे डेटा साइंसेज है, डेटा एनालिस्ट हैं, ये किस तरह से ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री से जुड़ सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।